हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जितने इंटीजर नंबर होते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 0, -3, 4, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन नंबर 2/3 हो गया, 23/5 हो गया, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू के फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह के फ्रैक्शन होता है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो ये सारे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके के जो फ्रैक्शन होता है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से, और जो न्यूमरेटर होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। देखिए, 3 3 is 9 + 2 11, तो ये हमारा जो इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया 11, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन था ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो चाहे किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, वो रेशनल नंबर ही होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, -11 2/3। देखिए, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको जरा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है माइनस को लेकर, इसको जरा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो देखिए, जब भी आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे, माइनस का उसमें कोई रोल नहीं होगा, माइनस बिल्कुल सेपरेट रहेगा। बाकी यहाँ पे जो भी आपको करना है कर सकते हैं। 11 3 जा 33 + 2 35/3। ये माइनस को आपको हटाना नहीं है, माइनस ऐसे ही रखना है। ठीक है, माइनस जैसा था वैसे ही रहेगा। और इसको आप कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। अब देखते हैं हम डेसिमल नंबर में कि डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर कैसे होता है, उसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 0.2। ठीक है, 0.2 भी एक रेशनल नंबर है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो डेसिमल नंबर होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। अब ये कैसे, इसे ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो अभी है नहीं, लेकिन इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो भी नंबर है यहाँ पे इसे आप लिख लीजिए, जैसे 0 0 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 0 2। ठीक है, और अपॉन में आपको देना है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं यहाँ पे 1 लिख लीजिए, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना 0 नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5, सॉरी 2/10। ठीक है, तो ये जो पॉइंट में था, जो डेसिमल नंबर था, उसे हमने क्या किया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 1 एंड 2 5 10, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डेसिमल नंबर है उसे भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो जो जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं उसे वो हमारा रेशनल नंबर होते हैं। एक और मैं 2 3 एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं 0.28 को ले लूं, अगेन मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाइए और जो भी नंबर है उसे यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट से पहले जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 28 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है ना, एक नंबर ये, एक नंबर ये, 2 नंबर है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। ठीक है, ये लिखना है, और इसके बाद जितने भी नंबर है उतना 0 यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर था वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो इनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं 28 के और 100 के, उसे दोनों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कॉमन फैक्टर 2, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 2 है। ठीक है, मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपको, अगर 2 से ठीक है डिवाइड करते हैं तो 14, और ये 2 से करेंगे तो आप 15, तो ये हो गया 14/50। ठीक है, इसको फिर से, इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करिए 7, इसको 2 से डिवाइड करिए 25। ठीक है, तो ये आ गया आपको 7/25। ये जो हमारा डेसिमल नंबर था इसे हम 7/25 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
मतलब ये आपको P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा जो डेसिमल नंबर होता है वो कितने तरीके का होता है, और हम क्या हर डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, वो जरा देखते हैं। देखिए, जो आपको डेसिमल नंबर है, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 3.333, देखिए ये कंटिन्यू ये 33 आता रहेगा, मान लीजिए ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, 3.3 आया और वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है लेकिन सेम नंबर होता है, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, कभी खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक होता है जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, ले लीजिएगा 2.8, तो 2.8 जो है ये भी एक डेसिमल नंबर है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ खत्म हो गया, 2.8 के बाद कुछ आ नहीं रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। तो ठीक है, ये तो रेशनल नंबर होगा ही, इसे आप ही अपन क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही 3.333 इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ऐसे भी जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें भी हम अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ऐसा डेसिमल नंबर होता है, लेट से 3.142537 और ये चलता जा रहा है। देखिए ये नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है एक भी नंबर, जैसे यहाँ पे 3 कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा था ना, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ऐसे नंबर हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वैसे आपके क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे इरेशनल नंबर के। एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है पाई, जिसका वैल्यू आपको पता होगा 3.14 हम यूज करते हैं या 22/7 यूज करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, पाई जो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, साथ ही जितने आपके रूट्स होते हैं, रूट में जो नंबर होते हैं ना, मतलब जो परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे √2 ले लीजिए। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन √2 जो हमारा है, मतलब ये जो √4 जो हमारा है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है उसका, तो इसका 2 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ऐसे बाकी जितने भी रूट्स में नंबर होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इरेशनल नहीं होते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो रेशनल नंबर है उसको मैं एक बार समझा देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये लिखा था 3.333। ठीक है, आपको ऐसा भी नंबर हो सकता है कि 7.856 856 ये चलता जाएगा। तो देखिए ये 3 नंबर रिपीट कर रहा है खुद को बार बार। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है। मतलब आप इसको अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आप इसे कैसे क्यों लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, मतलब आप इसे कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा जो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ये भी रेशनल नंबर था। ठीक है, ये 3.33 कैसा है, आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए। 10/3 को जरा आप डिवाइड करिए तो
तो जो आप यहाँ पे रख के ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि ये आएगा 3.333, ये आता रहेगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग रहेगा। तो देखिए ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, तो इसलिए रेशनल नंबर है। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि एक तो देखिए जो टर्मिनेट हो जा रहा है, जो सिंपल हमारा डेसिमल नंबर है, वो तो रेशनल नंबर होता ही है। साथ ही साथ ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा हो खुद को, कुछ जैसे यहाँ पे 3 है वो खुद को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 8, 5, 6 खुद को रिपीट कर रहा था, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। वो 9th क्लास में उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि आप इसको कैसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 3.33 को मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया कि 10/3 को अगर आप डिवाइड करके लिखेंगे, मतलब इसे पॉइंट के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, तो ये कंटिन्यू आता ही रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहते हैं और ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इसे हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं डेसिमल नंबर से स्टार्ट करूंगा, वहीं से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक डेसिमल नंबर लेता हूं, लेट्स से 0.25, ठीक है, तो पहले आप इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करिए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो ऊपर नंबर होता है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट छोड़कर, पॉइंट नहीं लिखना ऊपर, ठीक है। और पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 1, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया कि आपको इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, इतना सिंप्लीफाई करना है कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर बचता है उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, अगर आप ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा 5, और इसको 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 20, ठीक है, 20। तो ये हो गया आपको 5/20। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, 5 एंड 5/4 20, ठीक है, तो ये आ गया आपको 1/4। अब देखिए जो 0.25 था हमने उसको 25/100 मतलब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख लिया, उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, लास्टली हमारा 1/4 आया। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये जो 1/4 आया, इस फॉर्म में अगर हम किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम किसी भी रेशनल नंबर को हमेशा, जब भी आप आगे क्वेश्चन जब हम देखेंगे, जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे, तो उसमें हम जितने भी रेशनल नंबर होगा हम उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए वो बहुत जरूरी है इसको समझना। देखिए ये तो 0.25 था, अगर मैं -0.25 लेता, ठीक है, तो आप इसको कैसे करते हैं, अगेन इसको चलिए ठीक है, इसको मैं पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख देता हूँ -25/100। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है, फर्दर मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मतलब मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा -1/4, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ये जो माइनस है, कंफ्यूजन क्या होगा, ये माइनस किसका है, 1 पे जाएगा माइनस, मतलब कि मेरे कहने का ये है कि जो -1/4 है, क्या -1/4 को हम -1/4 या 1/-4 लिख सकते हैं, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखिए जो -1/4 है, ये जो माइनस होता है आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कि -1/4 ये इक्वल है -1/4 के और इक्वल है 1/-4 के। मतलब अगर आपको कहीं कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको जरूरत हो वैसे आप लिख सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का, जैसे हमने पढ़ा रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसे रेशनल नंबर जो माइनस में होते हैं, मतलब जिसमें कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर माइनस में है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जो ये वाला नंबर है हम ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे शो करना होता है, या फिर इसे कह लीजिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर अगर कोई एक अगर आपको एक कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, कि 1/-4 के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो
ये था हमारा रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये समझना जरूरी है कि ये इक्वल है बिल्कुल, इसमें कोई फर्क नहीं है। -1/4 लिखिए, ये माइनस को 1 के साथ रखिए, 4 को अलग रखिए, ठीक है। ये 1/-4 रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब इक्वल है, ठीक है। एक चीज और, अगर आपके पास 11/4 है, मतलब ऊपर भी माइनस है, मान लीजिए -11/4 -11/-4, ठीक है। तो ये जो होता है 11/4 के इक्वल होता है। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस खत्म हो जाता है और ये सिंपली पॉजिटिव नंबर हो जाता है, ठीक है, 11/4, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। क्वेश्चन है रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो नंबर होता है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो 48 और 84 का हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जो एक तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिससे इसमें भी पूरा ये भी पूरा डिवाइड हो जाए और ये भी पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर हम चूज करते हैं, ठीक है। वो नंबर आप छोटे से भी ले सकते हैं, जैसे देखिए 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। डिवीजन रूल तो डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होगा, ठीक है। तो 2 से देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा बड़े नंबर से, मतलब बड़ा अगर फैक्टर ले लेते हैं तो आपको स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएगा, जल्दी आप डिवाइड कर लेंगे। तो इंट्रेंस में स्टेप तो मायने नहीं रखता है, तो आप जितना जल्दी अगर डिवाइड कर पा रहे हैं, जितना जल्दी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पा रहे हैं, उतना ज्यादा सही है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा कि हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, चलिए 4 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर हम करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। इसको जो मैं 4 से करूंगा, 4 2 जा 8 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा 4। तो ये आ गया आपको 12/21। और ओके, माइनस यहाँ पे है तो माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। ये -84 था, ठीक है। अब देखते हैं, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो आपको कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर 3 आएगा। आप निकाल के देखिएगा कि 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए 12 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। तो ये आपको आ गया 4/-7, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4/-7 आया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये आंसर हो जाएगा? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अगर नेगेटिव नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे आपको ऊपर भेजना होता है, ठीक है। तो बस इंट्रेंस में तो ऐसा कुछ शो नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो जो नेगेटिव नंबर नीचे दिख रहा है उसको कुछ नहीं, बस उसको ऊपर भेज दीजिए, -4/7। मैंने आपको यही बताया था कि -4/7 लिखिए या 4/-7 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो 48/-84 का स्टैंडर्ड फॉर्म -4/7 होगा, ना कि 4/-7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो देखिए -18/-42 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा। मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो मेरा आएगा सबसे बड़ा वो 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 6 3 जा 18 और इसको 6 7 जा 42, ये आ गया आपको -3/-7। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं। ओके, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। -3/-7 हमारा आया जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो मैं बता दूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको माइनस को खत्म करना है, माइनस कट जाता है ना, तो माइनस कट जाता है तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3/7। तो जहां भी आपको दोनों तरफ माइनस दिखे ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो आप उसे कट कर दीजिए, उसे पॉजिटिव में लिख दीजिए 3/7। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, अगर कोई मेरा रेशनल नंबर है, लेट्स से -4/7, अगर किसी रेशनल नंबर में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 5 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एक नया रेशनल नंबर आएगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जा -20, ठीक है, माइनस लगा हुआ यहाँ पे, और 5 7 35। तो ये जो आया 20/35, ठीक है, ये क्या है -4/7 का इक्विवेलेंट है क्या, -20/35, ठीक है। अब अगर आपने क्या 5 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, ठीक है, अब अगर -4/7 को मान लीजिए मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, -4 से ऊपर और नीचे, तो -4 इंटू -4, ठीक है, अपॉन -4 इंटू -4 अपॉन 7 इंटू -4, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे 7 7 4 जा 28, 7 4 ये प्लस में और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपको 16/-28 ये इसके इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो ये सब इक्विवेलेंट है, सेम ही है, इक्विवेलेंट, ठीक है। -4/7 -20/35 16/28 ये इक्विवेलेंट है। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 बाई मतलब दोनों ऊपर और नीचे 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या इसमें। देखिए आप अगर किसी सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होगा, ये तो कट जाएगा, दोनों 5 और 5 तो कट जाएगा, मतलब आपने एक 1 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 5 1 का 5 और 5 1 का 5, तो ये खत्म, मतलब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और आपको पता है कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने में उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई वैल्यू में फर्क भी नहीं आएगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो क्वेश्चन है व्हिच पेयर रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हमें बताना है कि इसमें कौन सा पेयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल पेयर को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम इन दोनों नंबर को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें और वो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल आ जाए, इन दोनों को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें और वो दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अगर मैं -6/4 को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, देखिए -6/4 इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, तो -3/2 आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर इसको मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 18/-12 को, देखिए क्या आएगा 18/-12, इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो 6 3 जा 6 2 जा 3/2 आएगा, 3/-2, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, मैंने बताया था आपको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, माइनस ऊपर होना चाहिए। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो -3/2, देखिए ये -3/2 और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, आपको देखना पड़ेगा पहले इसमें। अगर मैं यहाँ पे 3 चूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए 6 3 जा -18 तो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे -3 चूज करूंगा। अगर मैं -3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखता हूँ क्या आता है। अगर -6 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 3 जा 18, अब दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6/4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए -6/4, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से ऊपर भी और -3 से नीचे भी, तो क्या आएगा -6 इंटू -3, तो ये आ जाएगा आपको 18 और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये 18/-12 आ गया, यहाँ पे 18/-12 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है चेक करने का। अच्छा एक और चीज, मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं -6/4 करूं और इसमें ऊपर -3 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है -4/-20 और 1/-5। अब देखिए अगर मैं -4/-20 को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा -4/-20 को,
तो क्या होगा, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा, 4 1 जा 4 5 जाती है जाएगा माइनस 1/5, दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस खत्म होगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, और ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, 1/-5 को जब 1/-5 को मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, बस माइनस को ऊपर करना पड़ेगा, तो -1/5। देखिए -1/5 और 1/5 ये इक्वल तो है नहीं, इसलिए ये इक्वल रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरे मेथड से आप खुद करिएगा, और ये इस क्वेश्चन को भी आप खुद करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये लेक्चर काफी थोड़ा लंबा हो गया, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, मुझे नहीं पता आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, लेकिन जरूरी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपका एडमिशन होना चाहिए PHU और जामिया के 9th क्लास में, तो जरूरी है कि आप मेहनत करें अच्छे से। अच्छे से मतलब कि आप अगर 6 to 8 आवर्स दे देते हैं, 24 आवर में इतना तो दे ही सकते हैं, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो अगर इतना दे दे तो इतना काफी है। मैं तो वैसे मैथ करा रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा थोड़ा और जल्दी लेक्चर डालने की, और फिर मैं साइंस भी कराऊंगा। फिर मैं देखता हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी और उर्दू के लिए भी मैं देखता हूँ कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, जितना कुछ भी पॉसिबल हो सकेगा मैं करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।